हर ओर से, हर मोड़ से, हर गली से, हर छोर से, जब तक न तेरी बात हो, रुकना नहीं झुकना। जो न जानते हैं जान ले, जो जानते हैं मान ले, इस रात से उस भोर तक, जब तक न तेरी बात हो, रुकना नहीं झुकना नहीं। कि मैं हमेशा से थी तेरी, मैं हमेशा से थी तेरी, तू न जाने किसका था, तू मेरी पूरी कहानी और मैं तेरा किस्सा था। ये कौन लोग हैं जो नारी को सशक्त बनाएंगे, जन्म देने वाली को अब ये जीना सिखाएंगे। धर्म की शिला पे नए युग का निर्माण है, देश का नहीं ये सारे विश्व का कल्याण है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल की खास सीरीज लेखक और लेखनी में। पिछली कड़ी में हमने आपको मिलवाया था हमारे नन्हे लेखक आयुष गुरुंग से, और आज हमारे साथ हैं बहुत ही खास मेहमान जो पोएट भी हैं, राइटर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, प्राची चंद्रा जी। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। अच्छा मैम, आप कवित्री हैं तो शुरुआत हम आपकी कुछ कविताओं की लाइनों से ही कर लेते हैं, कुछ सुना दीजिए। पहले तो पालक प्रणाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। उत्तराखंड की धरती से आप सबको जो श्रोता सुन रहे हैं, और क्योंकि शुरुआत ही है इसलिए शुरुआत की 4 लाइनें तो यही हो सकती हैं कि हर ओर से, हर मोड़ से, हर गली से, हर छोर से, हर ओर से, हर मोड़ से, हर गली से, हर छोर से, जब तक न तेरी बात हो, रुकना नहीं झुकना नहीं। जो न जानते हैं जान लें, जो न जानते हैं जान ले, जो जानते हैं मान ले, इस रात से उस भोर तक, जब तक न तेरी बात हो, रुकना नहीं झुकना नहीं। तो मैम आप कब से कविताएं लिख रही हैं? जहाँ तक मुझे याद है मैं तब से कविताएं लिख रही हूँ, लेकिन प्रोफेशनली इसको लिखना और बोलना हमने शुरू किया था इसी कोविड से। जब कोविड हुआ तो मेरी एक दोस्त है, वो कहती है जब कुछ नहीं कर रही हो तो शौक है उसे लिख लो, पन्ने पे उतार लो, डिजिटली उतार लो। उसके बाद इसी जनवरी 2024 में मेरा लिखा हुआ एक गीत था, आ रहे भगवान, जो जुबिन नौटियाल जी ने गाया था और राम मंदिर के इनॉग्रेशन पे बजाया गया था, वो बीजेपी के हैंडल्स पे भी है। उसके बाद से जो ये राइटिंग जर्नी है वो प्रोफेशनल मोड ली और फिर वहाँ से हमने लिखना शुरू किया। तो आपको बचपन से शौक था लिखने का? मुझे शब्दों से बचपन से शौक था, शब्दों से बचपन से प्यार था। मुझे बहुत अच्छा लगता है खुद को एक्सप्रेस करना, कुछ कह पाना, कम शब्दों में ज़्यादा बात कहना। तो हाँ, कह सकते हैं कि मुझे बचपन से शौक था लिखने का। तो फैमिली आपके सपोर्ट करती थी आपको जब आप लिखती होंगी कुछ बचपन में कविताएं, या स्कूल में कुछ प्रोग्राम्स में आपने हिस्सा लिया? हाँ, बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं कि मेरे फादर मुझे सपोर्ट करते थे, लेकिन जिस ज़माने से हम आते हैं, हम 80s में पैदा हुए बच्चे हैं। और मैं एक चीज़ कहती हूँ कि जो हमारी जनरेशन है जो 80s में पैदा हुई, वो अपने माँ बाप की भी सुनती थी, और अब कुछ समय ऐसा है कि हम अपने बच्चों की भी सुन ही रहे हैं। तो हमारे ज़माने में ऐसा नहीं होता था कि आप लिख रहे हैं तो कविताएं एक अलग चीज़ होती थी। हमारे में ये होता था कि एक्स्ट्रा करिकुलर भी हॉबीज़ हैं तो कर लो, नहीं तो पढ़ाई कर लो भैया। बेसिक चीज़ तो यही है कि तुम्हारे मार्क्स कितने आते हैं। बट अगर मैंने कभी कोई स्टेज परफॉर्मेंस वगैरह दी है तो येस, माई फादर वॉज वेरी सपोर्टिव, वो बहुत सपोर्ट करते थे। तो पहाड़ से हैं आप, तो पहाड़ी में भी कुछ लिखा है आपने गढ़वाली लैंग्वेज में? अच्छा, तो मैं हाँ बिल्कुल हार्डकोर पहाड़ी हूँ, मैं उत्तराखंड से ही हूँ, और पहाड़ी में हम गाने लिखते हैं। अभी मेरा लिखा हुआ एक गाना है भेजी का ब्यो, जो कि शादी का सॉन्ग है, वो आ रहा है। लिरिक्स तो मैं कह नहीं पाऊँगी क्योंकि बाध्यता है, हम बोल नहीं सकते हैं, तो लेकिन वो एक सॉन्ग है जो कि बहुत जल्द ही आने वाला है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेरा जो इंस्टाग्राम चैनल है निरावधि करके, दैट इज़ ऑल अबाउट पहाड़। हम पहाड़ का कल्चर, हमारे जो देवी देवता हैं, हमारे मंदिर हैं, उनकी मान्यताएं, हम इन्हीं के बारे में बात करते हैं। इनफैक्ट एक मेरी रील थी भिटोली को लेके, भिटोली, कलेयू, इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जिसमें साल में एक बार मायके से लड़की के लिए बहुत सारा मिठाई, फूल, फल, कपड़े, ये सब चीज़ें जाती हैं। तो इस तरीके के कल्चर, भैलो, पहाड़ी भैलो पे अभी आया था, ये बंसी नारायण टेम्पल, पांडव टेम्पल। इनफैक्ट आप लोगों को अगर पता भी होगा तो अभी हमने अश्वत्थामा जी पे एक रील करी थी, और मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आए कि हम वहाँ महीने में एक बार जाते हैं, पर हमें नहीं पता था कि अश्वत्थामा जो कि चिरंजीवी हैं, वो देहरादून के टपकेश्वर महादेव में पैदा हुए थे, वो उनकी जगह। सो हम ये ज़रूर करते हैं पहाड़ को लेके कि यहाँ का कल्चर, यहाँ के देवी देवता, यहाँ का जो धर्म है, उसको हम कहीं भी यूएस में बैठे पहाड़ी तक भी पहुँचा सकें। मैम, आपने महिला सशक्तिकरण पर भी कई कविताएं लिखी हैं, और कविताओं में एक संदेश भी छुपा रहता है, तो कुछ सुना दीजिए। महिला सशक्तिकरण मेरा पहला और फेवरेट टॉपिक है, पर मैं हर बार बोलती हूँ और आपको पुरजोर तरीके से बोलना चाहूंगी कि महिला सशक्तिकरण नाम का कोई शब्द नहीं होता। अगर आप महिला हैं तो आप सशक्त हैं, आपको शक्ति देने की जरूरत है नहीं।
तो इसी पे मैं 4 लाइनें सुना देती हूँ आपको कि ये कौन लोग हैं जो महिला को सशक्त बनाएंगे, ये कौन लोग हैं जो नारी को सशक्त बनाएंगे, जन्म देने वाली को अब ये जीना सिखाएंगे, ये कौन लोग हैं जो नारी को सशक्त बनाएंगे। और एक लाइन होती है घर की इज्जत, घर का इज्जत जैसी लाइन शायद नहीं सुनी होगी आपने, तो इसी पे आप सुनिएगा कि पिता पति की इज्जत का जिसके कंधों पे भार है, पिता पति की इज्जत का जिसके कंधों पे भार है, और सृष्टि अपने खून से सींचे अकेली सूत्रधार है, वो सोना है वो लोहा है, ये क्या उसको पिघलाएंगे, ये कौन लोग हैं जो नारी को सशक्त बनाएंगे, ये कौन लोग हैं जो नारी को सशक्त बनाएंगे। इंसानों में नहीं जानवरों में ही सही अगर कोई नारी के सिवा पैदा करके दिखाए तो बता दे भाई ऐसा होता नहीं है। तो अगर आप महिला हैं तो ऑलरेडी सशक्त हैं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट लाइन्स हैं। अगर हम पुराने जमाने की भी बात करें तो धरती में समा गई, धरती में समा गई, अग्नि के वो पार गई, 2-4 क्या है वो 100 को रफ्तार गई, वो खुद में ही एक शक्ति है, ये क्या उसको बनाएंगे, ये कौन लोग हैं जो नारी को सशक्त बनाएंगे। मैम आप कविताएं लिखती हैं लेकिन अध्यात्म की तरफ भी आपका झुकाव दिखता है। आपका राम मंदिर के शिलान्यास के मौके पर एक भजन भी आया था, आ रहे भगवान हैं, जो जुबिन नौटियाल के साथ था, काफी पॉपुलर रहा। तो पोएट्री से अध्यात्म की तरफ कैसे झुकाव आया आपका? मेरी पोएट्री भी अध्यात्म को लेकर है। जैसे धर्म की शिला जो सॉन्ग है आ रहे भगवान जिसे आप लोग कहते हैं, वो एक पोएट्री है। वो एक पोएट्री है कि धर्म की शिला पे नए युग का निर्माण है, देश का नहीं ये सारे विश्व का कल्याण है, बस कुछ और पलों में आ रहे भगवान है। इस तरीके से एक पोएट्री है, मेरे हैंडल्स पे भी है। तो धर्म की तरफ मेरा झुकाव नहीं है। मुझे लगता है धर्म जीवन की एक शैली है। देखिए आप 3 शब्दों को समझिए इस तरीके से कि एक होता है पुरातन, एक होता है नूतन और एक होता है सनातन। पुरातन मतलब पुराना, जो पहले था, यानी कि राजा महाराजा, आप जो हिस्ट्री जिसे हम कहते हैं। नूतन जो नया है, नवीन है, जो अब है। और एक चीज है सनातन, जो सदा है, हमेशा से था, हमेशा रहेगा, और वही सनातन है हमारा धर्म। तो धर्म मेरे लिए झुकाव नहीं, धर्म मेरे लिए जीने का एक तरीका है। इनफैक्ट अगर आप मेरी बातों को सुनेंगे या मेरे इंस्टाग्राम को चेक करेंगे तो भी मैंने एक सीरीज करी थी, और मैं बहुत ज्यादा फर्मली इस चीज को बिलीव करती हूँ कि आप जो कुछ भी पूजा करते हैं, जैसे एक मंत्र है ओम नमः शिवाय, सुना होगा मेरे ख्याल से दुनिया में हर किसी ने ये मंत्र एक बार तो बोला ही बोला होगा। ओम नमः शिवाय जो है वो एक 5 अक्षर पंचाक्षरी मंत्र है, और उन 5 अक्षरों का अगर आप संस्कृत में मतलब देखेंगी तो वो 5 तत्व हैं, धरती आकाश जल पानी भूमि, जिन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है, और अल्टीमेटली हम उसी में जाके विलीन हो जाते हैं। ओम जो है वो ध्वनि है, जिसे पहली ध्वनि कहते हैं। नासा से भी प्रूव्ड है कि ये ध्वनि जो है ये ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो अब आप ऐसे समझिए ओम नमः शिवाय, मतलब कि ओम सबसे पहली ध्वनि, सबसे पहले मैं, और अहम ब्रह्मास्मि भी आप कहते ही हैं। अगर आप अपना ख्याल रखते हैं, अगर आप अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, सुंदर रखते हैं, अपने विचार अच्छे रखते हैं, तो आप अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को भी अच्छा रखेंगे। तो जितनी बार आज के बाद आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे, आप बोलेंगे सबसे पहले मैं। तो धर्म जीने का तरीका है, हमें सिखाता है कि एक सही तरीके से हमें जीना कैसे है। तो झुकाव नहीं कहेंगे, मैं कहूंगी यही मेरा लाइफस्टाइल है। तो बहुत सारे लोग जो है अध्यात्म को योगा से जोड़ते हैं, अध्यात्म मन की शांति से जोड़ते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अध्यात्म क्या है? मन की शांति से जोड़ते हैं, कह सकते हैं हम। योगा तो एक तरीके से आप अपने शरीर को रिलैक्स करते हैं, अपनी इंद्रियों को जागृत करते हैं, तो वो एक एक्सरसाइज फॉर्म है। आध्यात्म अपने अंदर का ध्यान, अपने अंदर से शांति, अपने अंदर जुड़ा हुआ, आप मेडिटेशन से भी कर सकते हैं, योगा से भी कर सकते हैं। आध्यात्म एक अलग चीज है मेरे ख्याल से, ये कॉम्बिनेशन नहीं है। आप उसको कैसे अचीव करते हैं वो शायद ऐसे तो हो सकता है। बहुत सारे लोगों को जिम जाके बड़ी शांति मिलती है, उन्हें लगता है कि हमने एनर्जी रिलीज कर दी और नाउ वी फिट इनफ। जो लोग जिम करते हैं उनके लिए जिम करना मजबूरी हो जाती है, जो लोग योगा करते हैं उनका दिन योगा से शुरू होता है, जो मेडिटेशन करते हैं उनका, ये अलग अलग रास्ते हैं एक ही मंजिल पे पहुंचने के, ऐसा मुझे लगता है। मैम जब भी हम लेखनी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले किताबें आती हैं, तो उपन्यास लोग बहुत पढ़ते हैं और मतलब इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में आती हैं। लेकिन आप जो है डिजिटली एक्टिव हैं, डिजिटली आपका परफॉर्मेंस रहती है, आपकी ओपन माइक रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना फर्क है मतलब जो किताबें हैं और डिजिटली जो परफॉर्मेंस है उसमें? बढ़िया सवाल।
देखिए, जब भी हम लेखक की बात करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा एक पुस्तक या एक पुस्तकालय। हमारे को भी पहले ऐसे ही लगता था, लेकिन उसके बाद आया डिजिटल मीडिया यानी कि सोशल मीडिया, और हमने या मैंने ये रियलाइज किया कि हमारी जो बहुत सारी पब्लिक है, स्पेशली जो एक सर्टन एज ग्रुप की पब्लिक है। साहित्य क्या होता है? साहित्य आपके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए होता है। आपके दिमाग का खाना जो होता है साहित्य होता है। ये तो कहते हैं ना कि पेट का खाना रोटी हो गया और दिमाग का खाना साहित्य हो गया। अब वो साहित्य जो है वो किताबों में बंद है। वो साहित्य हम किताबों में लिख रहे हैं और उसे पढ़ने वाले लोग दिन ब दिन कम होते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम जैसे लोग पढ़ते भी होंगे, पर 13, 14, 15 साल के बच्चे 2-2 सेकंड का इंस्टाग्राम का रील देखना चाहते हैं। उनका अटेंशन स्पैन जो है वो 38 सेकंड 90 सेकंड्स की रील आती है आजकल, वैसे तो टीम बेटर बता पाएगी, उतना ही रह गया है। तो अब ये उन बच्चों तक कैसे पहुंचेगा? उनको कैसे आप कहेंगे कि 30 सेकंड में फ्लिप कर देने वाले बच्चे 300 पेज की किताब पढ़ लें? तो एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, एक ज्यादा जनता को रीच करने के लिए अगर मैं ऐसे कहूंगी तो एक किताब को शायद अगर 300 आंखें पढ़ती होंगी तो एक 90 सेकंड की रील को 3000 आंखें देखती हैं। तो आपका रीच अल्टीमेटली बढ़ जाता है और आप स्ट्राइक कर पाते हो। मैं आपसे जैसे मुझे बहुत सारी मदर्स के मैसेजेस आते हैं कि आपने रावण के बारे में, हमने एक रील करी थी, बहुत ही अच्छी वो गई थी कि रावण को लंका मिली तो कैसे मिली। तो बहुत सारी मदर्स की ऐसी मेरे पास मैसेजेस आते हैं कि आपका जो कंटेंट है वो अपने बच्चों को सुनाते हैं, और क्योंकि वो इस फॉर्मेट में है इसलिए वो सुन लेते हैं। और ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि वो अपने कल्चर से, अपने जो हमारी अपनी धरोहर है उससे जुड़ पाते हैं। तो मुझे लगता है ये एक पॉजिटिव चेंज भी है, नेगेटिव भी होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे को बैकलैश जरूर आएगी कि इसके तो ये भी होता है, इसका तो वो भी होता है। तो मुझे लगता है कि घर में जो सब्जी काटने वाली छुरी होती है ना, उससे अगर आप काट के खाना पकाएंगे तो पेट भरेगा, और नस काटेंगे तो मर जाएंगे। ये तो आपके ऊपर है कि उसका इस्तेमाल आप कैसे कर रहे हैं। तो डिजिटल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है टू रीच पब्लिक। बहुत सारे लोगों को आप एक साथ एक बार में रीच कर पाते हैं, छोटी छोटी बातों में आप बड़े संदेश दे पाते हैं। तो मुझे तो अच्छा लगता है, आई लाइक इट दैट वे। आप ओपन माइक परफॉर्मेंस भी करती हैं, तो क्या फर्क आपको लगता है ओपन माइक में, और जो लोग ई बुक्स भी आ गई हैं, लोग उसको भी पढ़ते हैं, तो इसमें क्या फर्क लगता है आपको? ओपन माइक इज लाइव परफॉर्मेंस। ओपन माइक और ई बुक्स में तो फर्क नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ओपन माइक और रिकॉर्डेड चीजों में फर्क है। जैसे अभी हम इंटरव्यू कर रहे हैं, आप इसे रिकॉर्ड करेंगे, आपके पास एक फ्रीडम होती है कि हम इसे कट कर सकें, एडिट कर सकें। जब आप ऑन द स्टेज पे चले जाते हैं तो आपके पास कोई फ्रीडम नहीं होती, फिर आप हैं और आपकी ऑडियंस है। सो इट्स बेसिकली लाइव परफॉर्मेंस। मुझे बस यही एक फर्क लगता है कि वो इट्स मोर लाइव, आप जो हैं जैसे हैं, जितनी आपकी फ्लुएंसी है, जितने आप धारा प्रवाह बोल पाएंगे, वो ओपन माइक है। और कई लोग होते हैं जो कि बहुत अच्छा बोल सकते हैं, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, लेकिन शायद वो उतना धारा प्रवाह नहीं बोल पाते हैं, तो उनके लिए हम जो बाकी रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म्स है उनमें काम कर सकते हैं। कई तरह की आपने कविताएं लिखी हैं, तो किस किस विधि में आपने किताब लिखी है? कई रस होते हैं कविताएं के। जैसे आपको 2 नई लाइनें सुनाते हैं कि मैं हमेशा से थी तेरी, मैं हमेशा से थी तेरी, तू न जाने किसका था, तू मेरी पूरी कहानी और मैं तेरा किस्सा था, तू मेरी पूरी कहानी और मैं तेरा किस्सा था। तो अलग अलग रस होते हैं। जैसे कविताओं के होते हैं वीर रस होता है। वीर रस मैं सबसे कम लिखती हूँ, यानी कि देशभक्ति, रोमांस जिसे हम कहते हैं, और मैं लगभग सभी तरीके के रसों में लिखती हूँ। हाँ, मुझे लिखना क्या ज्यादा पसंद है, मुझे महिलाओं पर लिखना सबसे ज्यादा पसंद है। मैं सब महिला सशक्तिकरण पे या महिलाओं की उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में। जैसे मेरी एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, जो कि है कि छोटी छोटी खुशियां उसकी कुछ उसके अरमान, छोटी छोटी खुशियां उसकी कुछ उसके अरमान, बस उसको मिल जाए उसके हिस्से का सम्मान। तो ये सम्मान एक कविता है, लंबी कविता है, ये महिलाओं के बारे में है। लेकिन मेरी टीम जैसे कि मुझसे कहती है कि मैम आप कितना भी महिला महिला चिल्ला लीजिए, पैसे आशिकी से ही आते हैं। तो जब हम कॉलेजेस में जाते हैं, बच्चों के बीच में जाते हैं, तो उस तरीके की कविताएं लिखते हैं। दिल टूटे आशिक बहुत हैं आजकल, तो उस तरीके की कविताएं भी लिखते हैं। जैसे एक मैंने लिखी थी कि दर्द ही सही एहसास तो रहेगा, दर्द ही सही एहसास तो रहेगा, तू मेरा ना सही तू खास तो रहेगा, वक्त की स्याही लिखती रहेगी, वक्त की स्याही लिखती रहेगी, तेरे नाम का पन्ना मेरे पास तो रहेगा। तो हर तरीके की कविताएं लिख लेते हैं। आप पोएट हैं और आपके हस्बैंड डॉक्टर, तो कैसे एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं? सुनते हैं आपकी कविताएं? सुननी पड़ती है बेचारे को वो बिल्कुल सुनते हैं कविताएं। और सो मैं भी एक डॉक्टर हूँ,
मैंने अपनी डिग्री, अभी भी मैं डॉक्टर प्राची खंडवाल लिखती हूँ, सो आई हैव, मेरे पास डिग्री है अभी भी, पर मैंने प्रैक्टिस नहीं करी। मेरे बेटे पैदा हुए थे 13 साल पहले। 13 साल से जब विहान वॉज बॉर्न तो मेरे हस्बैंड उस टाइम पे सफदरजंग पे थे, और सफदरजंग से वो 2-2 दिन तक घर ही नहीं आते थे, तो कोई तो बच्चा पालता। तो देन 13 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस ना करे, पर अभी भी मैं हॉस्पिटल के लिए काम करती हूँ। मैंने MBA किया, उसके बाद भी फाइनेंस और HR में देखती हूँ। जहां तक कविताओं का सवाल है, मेरे कंटेंट का सवाल है, तो सर बहुत अप्रिशिएटिव रहते हैं, वो सुनते हैं, सपोर्ट करते हैं। अब देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, बेचारे अस्पताल में काम कर रहे हैं, सपोर्ट ही तो। एक स्टेज पे मैं एक बार थी, एक मंत्री महोदय मुझसे कहते हैं, अरे आज डॉक्टर साहब नहीं आए। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा अरे मंत्री जी अगर डॉक्टर साहब भी यहाँ आएंगे तो घर में रोटी कहाँ से आएगी। तो ये भी तो एक तरीके का सपोर्ट ही है। बहुत सपोर्ट करते हैं, सुनते भी हैं। अगर कोई आके बोलता है कि हमने मैडम की वो रील देखी थी या हमने मैडम को वहां देखा, तो घर में आके मुझे बताते हैं, खुश होके बताते हैं कि आज तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कह रहे थे। कई सारे लोग तो मुझे इसलिए जानते हैं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो आई थिंक ये बहुत बड़ी बात होती है एक मेल के लिए इन द सोसाइटी लाइक आवर्स कहना। मैम, आपने अभी तक डिजिटली ही अभी तक अपनी कविताएं पब्लिश की हैं, और अब आपकी एक किताब भी आ रही है और कुछ एल्बम भी अभी आपकी आने वाली है, तो उसके बारे में कुछ बताएं। तो किताब आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि विजयवाणी करके मेरा एक ओपन माइक प्लेटफॉर्म है, जिसके हम लगभग 4 सीजन्स कर चुके हैं। विजयवाणी है क्या? विजयवाणी एक सोच है, एक बहुत, विजय मेरे फादर का नाम है, उनके नाम पे मैंने रखा था, क्योंकि एक बेटी अपने बाप को क्या दे सकती है। एक फादर की पोजीशन से देखें तो हमेशा उसी के पास होता है देने के लिए। तो मुझे लगा कि ये एक ट्रिब्यूट है जो मैं अपने फादर को देना चाहती हूँ। तो ये जो पूरा ओपन माइक है, इसका नाम, इसका जो नाम है मेरे फादर के नाम पे है। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट एक सोच है कि 20 हर बार 20 नए पोएट्स, या वो पोएट्स जो पहली बार बोल रहे हैं या नए हैं इस तरह की पोएट्री में, उन लोगों को हम चांस देते हैं। तो हमारे पास कुल मिला के 4 सीजन हम कर चुके हैं, तो करीब 60 पोएट्स हैं जिनका अपना एक ग्रुप है। तो उन पोएट्स की जो कविताएं हैं उनका संग्रह लेके अभी हम दिसंबर में आ रहे हैं, काव्य संग्रह से। नाम अभी फाइनल नहीं हुआ, मोस्ट प्रोबेबली वाणी के नाम से ही आएगा। तो वो अभी एक किताब है जो कि दिसंबर में मोस्ट प्रोबेबली आएगी, जिसमें मेरी कविताएं भी हैं और इन सब की कविताएं भी हैं। ग्रुप सोच सिर्फ ये है कि अगर उत्तरकाशी में, श्रीनगर में, कहीं पे भी कोई ऐसा कवि है जो लिखता है, कभी आप अपने अंदर से होते हैं। देखिए, कभी आप ऐसे मत समझिए कि आप कितने बड़े स्टेज पे चले गए तो आप कवि हैं। अगर आप 2 बातों को जोड़ पाके कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं, तो फिर आप अपने लिए भी कवि हैं। तो अगर ऐसा कोई कवि कहीं पे भी बैठा है उत्तराखंड में या आसपास पे, और उसे पता है कि मुझे कहीं पे स्टेज मिलेगा, मुझे कहीं पे माइक मिलेगा, तो उसे कहाँ आना है? उसे विजयवाणी आना है। ये सोच है। तो इसी सोच के साथ यही संग्रह हम लेके आ रहे हैं वाणी का, जिसमें कविताओं का संग्रह है। जहां तक एल्बम का सवाल है, एक पहाड़ी एल्बम तो मैंने आपको बताया अभी, भैजी का ब्यो, उसमें एक पहाड़ी गाना है, और उसमें लाडो करके एक लोरी है जो कि मैंने अपनी छोटी सी बिटिया के लिए लिखी थी। अब उसको हम रिलीज कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये है कि बॉलीवुड के साथ हमारे 2 गाने, एक कृष्ण भजन है और एक कमर्शियल सॉन्ग है। नाम आर्टिस्ट का मैं नहीं लूंगी, लेकिन बड़े नाम है, आप लोगों ने सुनते आए हैं, उनके साथ अगर रिलीज हो जाते हैं तो बस यही कोशिश। तो हमारे साथ थी कवित्री प्राची चंद्रा जी। अगली कड़ी में आपसे जल्द ही मुलाकात होगी। तब तक आप अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए amarujala.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।